हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरदीप क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेक्टर। वेक्टर चैप्टर आपका 7 और 8 मार्क्स का चैप्टर है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। सिंपल से आपके काम है, छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। हो सकता है 1 मार्क का 3 आ जाए, या एक 2 का एक 3 का आ जाएगा। तो ये इतने ही मार्क्स का चैप्टर है और जिसमें मार्क्स लेने बहुत ही आसान है। तो हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं और बेसिक कंसेप्ट हमारे काफी चलेंगे। उसके बाद हम सारे बेसिक कंसेप्ट को खत्म करके फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि हमारे दोनों काम बड़े अच्छे से रिविजन में भी आ जाए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, सबसे पहले वेक्टर होता क्या है क्या वेक्टर? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो कहता है कि हमारे को ऐसा हो सकता है कि हमें एक वेक्टर दे रखा हो ए बी। ये ए हुआ हमारा, दिस इज इनिशियल पॉइंट जहां से ये स्टार्ट कर रहा है, एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। मेंशन कैसे करते हैं? ए बी, और वेक्टर के लिए ऊपर ये लग जाता है एरो। एक्चुअली ये आपको एरो डायरेक्शन दिखाएगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे आया। अगर अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप मैग्नीट्यूड ऐसे मेंशन करेंगे। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अगर मान लो ये तुम्हें बी ए दे रखा हो, इसका मतलब ये बी से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है? ए तक। बी से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है? ए तक। ए बी का मतलब ए से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ जा रहा है? बी तक। इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी। इनिशियल पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट ए। ऐसा वेक्टर जिसकी तुम्हें डायरेक्शन भी पता हो और मैग्नीट्यूड, मतलब कि तुम उसकी लेंथ भी निकाल लो मेजरमेंट करने के बाद। और आगे आप करेंगे तो आपको मेथड भी आएगा किस तरह से आपने लेंथ निकालनी है। तो जिसकी हमें दोनों चीजें पता हो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। आफ्टर दिस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर मतलब एक पॉइंट आपको 3D में दे रखा है। अगर आपने इसकी पोजीशन वेक्टर देखनी है तो ओरिजिन के अकॉर्डिंगली, अब जनरल बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर के बाहर खड़े हैं और आपके पास कोई आया और आपके घर के पास जो जगह थी, आप उसने आपसे पूछा कि मैंने यहाँ जाना है, आप मुझे इसका एड्रेस बता दो। आप उस मेंबर से ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप ये बताएंगे कि यहां से रास्ता वहां तक है, आपने ये डायरेक्शन लेनी है तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो अब वेक्टर में क्या होता है, जब भी हम किसी पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहें, हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? ओरिजिन से। हमें नहीं पता वो कहां से आ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कहां है, बस हमें पता है कि हमने उसको कहां से डिस्टेंस बताना है, ओरिजिन से। अगर ये वेक्टर पी है तो हमने ओरिजिन के से जो हमारी पोजीशन होगी उस वेक्टर की, उसको कहते हैं पोजीशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कहते पोजीशन हमारी ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से ही बताना है, मतलब वहीं जहां हम खड़े हैं वहीं से बताएंगे कि यहाँ से रास्ता है, आप ये फाइंड आउट कर लो। तो जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आपने वो पोजीशन, उसके ओरिजिन से आपको डिस्टेंस उसका फाइंड आउट कर देना कि इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक इतनी आती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले को इनिशियल वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। इट मीन्स क्या? हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो मतलब कोई मूवमेंट नहीं, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म, इसका मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है। हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हुआ, जहां थे वहीं के वहीं, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, एंडिंग पॉइंट भी वही। कोप्लेनर, लाई इन सेम प्लेन, जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं? कोप्लेनर। क्लियर? कोलिनियर वेक्टर, इंपॉर्टेंट, इस पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे काफी सारे। कोलिनियर मीन्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। दिस इज कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर। अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हो, आप प्रोपोर्शनल भी प्रूव कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर के आपको आगे पता चल जाएगा A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सब हमारे अगर इक्वल आ जाए तो वेक्टर्स कैसे होंगे? पैरेलल। अदरवाइज हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, किसी पे दोनों भी लग जाएंगे। फ्री वेक्टर, मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा है, मान लो इसको A से रिप्रेजेंट करा, दिस इज वेक्टर A, ये फ्री वेक्टर है। अगर यहाँ है, मैंने इसकी पोजीशन चेंज करके इसको थोड़ा सा नीचे ले आया, मूव इन एनी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना कहीं पे भी इसकी मूवमेंट हो सकती है, उसको फ्री वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट। एक इस तरफ जा रहा है वेक्टर A, दूसरा यहाँ से इस तरफ आ रहा है, दिस इज वेक्टर B। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आपका जहां से जहां तक है, यहाँ से यहाँ तक है तो यही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक है तो यही रहेगा, बस डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। आप डायरेक्शन यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ एरो ना लगा के यहाँ भी मेंशन कर सकते हो। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? सेम। तो इतना करने के बाद अब आपको एक यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। यूनिट वेक्टर है क्या? दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, रिटन एज लाइक दिस, A कैप, रीड एज करते हैं इसको, A कैप रीड एज, एंड गिवन बाय वेक्टर A
अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिवन बाय। कहता है करना क्या है आपने, कहता है वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए जो भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ। लेंथ निकालने का मेथड क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये मेरे को अगर मुझे लेंथ ओपी निकालनी है, डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आई जे के कहाँ से आई, आई जे के अब हम जब छोटी क्लासेस में थे 9th या 10th में, तो हम 2D फिगर बनाते थे। 2D फिगर में हम यहाँ एक्स लेते थे, यहाँ वाई लेते थे। 2D फिगर 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल में आपकी मर्जी है, किसी बुक में एक्स यहाँ मिलेगा, किसी बुक में आपको एक्स यहाँ मिलेगा। आप डायरेक्शन एक्स वाई जेड कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने यहीं एक्स लगाना है, यहीं वाई लगाना है, यहीं जेड। तो मैंने यहाँ लिखा है एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तीनों डायरेक्शंस। कहता है 1 यूनिट डिस्टेंस, मान लो ये हमने 1 यूनिट वेक्टर है हमारा, अगर एक्स एक्सिस की तरफ हमने ये ट्रेवल करा तो ये आई कैप से रिप्रेजेंट होगा। और वाई डायरेक्शन में हमने करा 1 यूनिट, दिस इज जे। ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज के इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो जब हम एक्स एक्सिस में ट्रेवल करते हैं, आई से मेंशन करते हैं आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर वाई डायरेक्शन में एंड के यूनिट वेक्टर जेड डायरेक्शन में। तो अगर हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है वेक्टर में, तो हम इस तरह से को रीड करते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो नेचुरली ओरिजिन से निकालते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं, हमेशा आसान हो जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यूनिट वेक्टर निकालने का आपका मेथड हो जाएगा, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। इतना लिख लो और उसके बाद आगे करते हैं। ये नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। कंपोनेंट फॉर्म क्या हुई, अभी आपको बताया कि एक पॉइंट दिया हुआ है आपको 3D प्लेन में। 3D प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एक्स वाई जेड। आपने डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू उसकी असेस करनी है, कहां से, ओरिजिन से। तो आपने एक वेक्टर प्रिपेयर करना है, ओपी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मैंने ये कंपोनेंट फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म हुई। ये मेरे को पॉइंट दिया हुआ था, मैंने उसकी कंपोनेंट फॉर्म बना दी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, एक्स वाई जेड, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, जिनकी डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या हुई, विद डायरेक्शन एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर क्वांटिटीज मेंशन करते हैं। अब पहले जैसे हम ब्रैकेट्स लेते थे, वैसे ब्रैकेट डालने के लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेते हैं। ये भी एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, तो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ये आपकी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। कहता है अब एडिशन करने के दो लो होते हैं, एक तो ट्रायंगल लो और एक पैरेललोग्राम लो। दिस इज ट्रायंगल, दिस इज पैरेललोग्राम। देखो ट्रायंगल लो क्या है, कहता है आप इधर से इधर गए ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, देन बी टू सी एंड देन ए टू सी। कहता है एक बच्चा है, मान लो जर्नल, उसने ट्यूशन जाना है। अब उसको मार्केट में कोई काम है, पहले वो ए अपने घर से पहले मार्केट गया और मार्केट जाने के बाद फिर उसने ट्यूशन पे गया सी प्लेस पे। अब कहता है दूसरा बच्चा है, उसको कोई काम नहीं था, वो अपने घर से सीधा गया सी प्लेस पे। कहता है इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी हो जाएगा आपका। दिस इज एडिशन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। अब सेम पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आपको दो एडजेसेंट साइड दी हुई है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। कहता है दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, अब आपने एडिशन करनी है। अब इसमें एडिशन पैरेललोग्राम में अगर आपने एडिशन लगानी हो तो आपका जो वेक्टर सेंटर में जाएगा ये आपको क्या देगा, एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सिमिलरली क्यों, अब ये फ्री वेक्टर है, अब ये वेक्टर यहां से मैं अगर मूवमेंट करूं, सेम ये वेक्टर में उठा के इसको यहां से जर्नल इसके यहाँ ले आऊंगी, यहाँ पे देखो इसको उठाया यहाँ ले आ गई, तो ये वेक्टर बी हो गया। तो ये एक ट्रायंगल ही बनाएगा, ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, तो ये वही बन गया, ट्रायंगल लॉ ही बन गया। तो कहता है अगर ये बनाऊं और ये बनाऊं, अगर ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, और अगर पैरेललोग्राम लगाओगे तो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो वेक्टर जाएगा वो आपको क्या दे देगा, ए बी वेक्टर। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, यू हैव टू फाइंड द डायगोनल। तो डायगोनल निकालने के लिए दोनों एडजेसेंट साइड्स को आपने सिंपली ऐड कर देना और कुछ भी नहीं। चलिए जी, इसके बाद वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मान लो आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2। कहता है आपने एक वेक्टर बनाना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इट मींस वेक्टर ए बी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी। कहता है अब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे दो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले आप निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हुआ, मैंने आपको बताया हम इस चैप्टर में सबकी पोजीशन कहां से फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन से। तो ये हो गया वेक्टर ओबी, ओबी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज ओए वेक्टर, ओबी माइनस ओए। तो आप जब इसका वेक्टर प्रिपेयर करेंगे, दिस इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के। तो सिंपली जब भी आपको दो पॉइंट दिए हो उनसे आपको एक वेक्टर प्रिपेयर करना है ए बी, तो आप बी में से ए को, बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर दोगे, सिंपली माइनस, तो आपका वेक्टर आ जाएगा ए बी। अब अगर
अगर आपको कहता है कि ये ए बी वेक्टर आपने प्रिपेयर कर दिया, ए बी वेक्टर, अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का आपका वही फॉर्मूला था, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सारे कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, वाई एक्सिस पे जितना करा है, जेड एक्सिस पे जितना करा है, आपके कंपोनेंट्स है स्केलर क्वांटिटीज, सारी स्केलर क्वांटिटीज का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। नोट डाउन कर लो इतना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नाउ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब सिंपली आपको एडिशन करनी है दो वेक्टर्स की। तो आपने क्या करना है, आपको दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी। आपने क्या कर देना, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेना है, ए बी। फॉर एग्जाम्पल आपको पहला वेक्टर दिया हुआ था x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये आपको दो वेक्टर्स गिवन थे, तो आपने सिंपली कर लेना x1i कैप x1 प्लस x2i कैप y1 प्लस y2j कैप z1 प्लस z2k कैप। सिंपल एडिशन आपका, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे नॉर्मली नंबर्स को ऐड करते हो, बस i वाले i में, j वाले j में, k वाले k में। और सेम अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी हो, मैं सिर्फ रेड सिंबल से आपको सिंबल चेंज करके दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ माइनस लगा लो। अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप दोनों वेक्टर्स में क्या कर दोगे, सिंबल चेंज कर दोगे। एडिशन है तो एडिशन कर लोगे, सब्ट्रैक्शन है तो आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब आ जाओ, लैम्डा इंटू ए, मल्टीप्लीकेशन विद एनी स्केलर। कोई भी स्केलर क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा लैम्डा इंटू ए वेक्टर, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा x1i, लैम्डा y1j, लैम्डा z1k। सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अगर आपको कहता है फोर पैरेलल लाइंस, पैरेलल के लिए मैं ये सिंबल यूज करती हूँ, आपको पता ही होगा, ये पैरेलल का सिंबल है, दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं। फॉर पैरेलल लाइंस x1 अपॉन x2, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हमारा, जैसे कुछ भी, या अगर मैं लैम्डा ले लूं या म्यू ले लूं, कोई भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। या मैं वो दूसरी कंडीशन भी लगा सकती हूँ कि मैं दो वेक्टर्स को पैरेलल कर रही हूँ, तो एक वेक्टर म्यू टाइम्स बी वेक्टर के इक्वल होगा। बात तब भी वही है कि ये एक वेक्टर ए था जो x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वेक्टर बी है जो x2 y2 z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा तो ऐसा ही हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू। तो दोनों कंडीशंस हैं, बात एक ही बनती है, जैसे जिसको समझ में आ जाए, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो उतना काम आप वैसे भी कर लोगे। नेक्स्ट आपका है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरह से, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। अब एक लाइन ए बी, इसको एक पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड करता है इन एम रेशो एन। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, तो जैसे हम काम पहले क्लासेस में करते थे, सेम आपने करना है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, आपने सेक्शन फॉर्मूला से आर के पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड आउट कर दी। अब अगर मान लो एक्सटर्नली, अब आपको ये पॉइंट आर आउटसाइड दिया हुआ है और ये पॉइंट ए और बी आपके अंदर दिए हुए हैं, दिस इज वेक्टर ए डिनोटेड बाय दिस इज वेक्टर बी, पूरी रेशो एम, और ये आपको दिया हुआ है एन। सेम वही काम करना है, बस आपका एक जो बीच में सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर अपॉन एम minus n. This is position vector of R. Same here, position vector of R. तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है। इतना नोट डाउन कर लो, फिर अगला काम करते हैं। हाँ जी, ये नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर करना, उसमें भी आपको चाहिए, तो ये आपको कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं। कहते हैं मान लो प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है P, और मैंने रिप्रेजेंट करा इसको ABC से। कहता है जब मुझे ये पॉइंट दिया हुआ है P, तो मैंने कंपोनेंट फॉर्म बनाई इसकी, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ P इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। तो दिस इज कंपोनेंट फॉर्म, आपको पहले भी मैंने बता दिया। कहता है ये P जो पॉइंट है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब कहता है इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए L M N लेते हैं, वेयर L इज cos अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, जो एंगल बनेगा M cos बीटा, इट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड M cos गामा इन द डायरेक्शन ऑफ
जेड एक्सिस। और एक हमारा ये रूल होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ये हमेशा यूनिक होते हैं, एक ही होते हैं, जैसे मर्जी फाइंड कर लो आपका आंसर यही आ जाता है, एक ही, यूनिक। लेकिन जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। अब ए अपॉन एल, बी अपॉन एम और सी अपॉन एन, ये दोनों डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? पैरेलल। ठीक है जी, पैरेलल होते हैं, तभी हमने प्रोपोर्शनल लिखा, इस वजह से हमने कहा ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, ए बाय एल, बी बाय एम, सी बाय एन। कहता अब पी के अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो, डायरेक्शन रेशियोज, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी से। और हमें अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A upon magnitude of this vector a square b square c square, b upon magnitude of this vector a square b square c square, c upon same magnitude of this vector a square b square c square। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से, तो ये किसके इक्वल है? एल के। ये किसके इक्वल है? एम के। एंड ये किसके इक्वल है? एन के, एल एम एन। अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा आपका स्क्वायरिंग की वजह से, एम स्क्वायर में बी स्क्वायर अपॉन सेम, नेक्स्ट अगर आप एन स्क्वायर करोगे तो सी अपॉन सेम, ए स्क्वायर, रूट कैंसल। देखो सिंपली सबका डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका सबका डिनोमिनेटर सेम, यू विल गेट इन द न्यूमिनेटर द सेम टर्म a square b square c square, after cancelling you will get the one, hence proved l square m square n square is equal to 1। डायरेक्शन कोसाइन सिंपल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो भी हमें कंपोनेंट फॉर्म दे रखी होगी, जो आंसर्स दे रखे होंगे कंपोनेंट फॉर्म में, उसकी स्केलर क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हर कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके देखो, मान लो मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए बी, 3i प्लस 4j प्लस 5k। देखो सिंपल, एक वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k। अगर मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 3, 4, 5। सिंपल, जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज है वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, तो मैं करूंगी 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, 50, दिस इज 3 बाय 4 बाय रूट 50, 5 बाय रूट 50। एक निकाल के देख लिया, तो ये मेरी क्या हो गई? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वही होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सिंपल सा, आप उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दो, तो जो आपका यूनिट वेक्टर में आप चेंज कर दोगे तो जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी वो डायरेक्शन कोसाइंस देंगी, और सिंपल जो स्टेटमेंट में दिया होगा वो डायरेक्शन रेशियोज देंगी। क्लियर? इसके बाद आपका नया टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर में दो तरह की प्रोडक्ट होती है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट खत्म करते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करते हैं। तो पहले डॉट प्रोडक्ट। अब कहता है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ए और बी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, आपका आंसर कोई एक नंबर आता है, अ नंबर, कोई भी एक नंबर। अब वो नंबर कैसे? मतलब स्केलर क्वांटिटी। अब आपको पता है कि अगर आप किसी भी स्केलर क्वांटिटीज, मतलब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, अगर 2 इंटू 3 6 करते हो, 3 इंटू 2 भी क्या होगा? 6, 6 इंटू 2 12 है, तो 2 इंटू 6 भी क्या होगा? 12। कहता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो a डॉट b करें या b डॉट a करें, दोनों आंसर सेम आएंगे, इट मींस कम्यूटेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट कैसी है? ये कम्यूटेटिव है। इसके बाद कहता है कि अगर इफ थीटा, अब आप ये फॉर्मूलास करते जाइए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ cos 0 थीटा की वैल्यू 0 डाल दूं, तो cos थीटा की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल दी, cos 0 1 होता है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। अगर मेरा थीटा 0 है तो a डॉट b क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इट मींस
अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हम क्या मेंशन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये आपका काफी यूज होगा, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। इट मींस अगर मैं वेक्टर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो थीटा क्या होगा, अब एक लाइन है आई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, दूसरी भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसमें मतलब क्या हुआ, थीटा क्या हुआ, 0। अगर मेरा थीटा 0 है तो आई डॉट आई 1, सिमिलरली जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ध्यान रख लेना है आपने कि सेम को सेम से करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो, 90 डिग्री। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री, अगर मान लो दो वेक्टर्स ए और बी 90 डिग्री, तो cos 90 मेरा क्या हो जाएगा, 0। इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी होता है तो मेरी कंडीशन होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि अगर मैं आई की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करूं, नेचुरली आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया, तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 90 एंड 90। 3D फिगर है इसलिए शायद आपको यहाँ नहीं अभी समझ में आएगा। आप अपने कमरे में कॉर्नर पे, जो आपका कॉर्नर होगा उस पे देखो, कमरे के कॉर्नर पे देखोगे 3 लाइन आपको दिखेंगी, एक हाइट की तरफ, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ की तरफ। तो तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो तीनों परपेंडिकुलर होती है। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम को सेम के साथ करोगे आंसर 1 आएगा, और डिफरेंट को करोगे तो आंसर 0 आएगा सिंपली। तो जब थीटा 90 होता है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसके बाद अगर आपको एंगल निकालना हो cos थीटा, नेचुरली यहां से अगर आपने cos थीटा निकालना है, मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट के प्रूफ से और फॉर्मूला से जो आपने याद करने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन चाहिए। अब इसके बाद एक नया टॉपिक आपका आ जाता है इसी पे ही, डॉट प्रोडक्ट पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कहता है ए की प्रोजेक्शन आपने बी पे निकालनी है। मतलब क्या कि आपको एक वेक्टर दे रखा था, ये था बी, ये वेक्टर था ए, आपको इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए इनटू कैप फैक्टर, मतलब यूनिट फैक्टर ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर बी क्या हुआ, वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ जी, नेक्स्ट, वेक्टर प्रोजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो जो आपने वेक्टर प्रोजेक्शन से पहले प्रोजेक्शन निकाला था, आप कैसे निकालते थे, ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर की, तो आपका फॉर्मूला बन जाता था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आप करते थे स्केलर क्वांटिटी, पहले आपने ये करी थी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अब इस स्केलर क्वांटिटी को इसके यूनिट वेक्टर ऑन बी था, बी के साथ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या हुआ, ए डॉट बी। अब इसका फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। दोबारा देखो, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। देखो, सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर आपने बी की वेक्टर प्रोजेक्शन ए पे निकालनी है तो सेम आपका क्या हो जाएगा, बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए। तो इस बार बोर्ड के पेपर्स में यही बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। अगर आपने प्रोजेक्शन निकालनी हो, अगर आपने यही प्रोजेक्शन निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, बी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी हो तो आपकी जो इसका जो आंसर आया है, जो आपका इसका आंसर आया, उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट वेक्टर के साथ, जैसे ये बी डॉट ए वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी थी, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी वेक्टर क्वांटिटी आंसर निकालने के लिए। वेक्टर प्रोजेक्शन, अगर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी वेक्टर प्रोजेक्शन है। और वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी हो तो इसको दोबारा स्केलर क्वांटिटी को दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑन ए है तो ए से, ऑन बी है तो बी से। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा मेथड है हमारा यहाँ भी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। देखिए ये फॉर्मूला है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। अब अगर आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो थर्ड वेक्टर पे चले जाते हैं। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो पॉजिटिव होता है यूनिट वेक्टर, अगर नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि बाकी तो देखो हमने साइंस में तो बहुत अच्छे से करते हैं, दो वेक्टर जो होते हैं ये दो वेक्टर हम लेते हैं थर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन मैथ्स में हमें इतनी इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें इतना ही काफी है कि हमें जो भी दे रखा हो हमें उसकी डायरेक्शन, इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करते हैं, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं तो ये इक्वल नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। क्या होता है कि अगर हम वेक्टर चेंज करते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और ये सिंपली हमारे इसमें भी और थ्री डिमेंशनल चैप्टर में भी एक ऐसा क्वेश्चन जो अक्सर आ जाता है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट कर दो जो दो पे परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा वेक्टर जो दो पे परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों के लिए हम क्या निकाल देंगे, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए जल्दी से इसके बाकी फॉर्मूलाज करते हैं। अब अगर मेरा थीटा, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में करा वैसे ही, अगर मेरा थीटा जीरो हो तो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देखिए साइन जीरो जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, जीरो। अगर मेरा थीटा जीरो होता है साइन जीरो जीरो तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसी हो जाएगी, जीरो। जो हम वहां करते थे, अगर हम कहते थे आई को आई से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता था, 1। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं आई को आई से करूंगी कोई एंगल नहीं बना, जीरो, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, सेम को सेम के साथ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में 1 होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि यहाँ साइन जीरो आपका क्या हो जाएगा, जीरो, कोई एंगल नहीं बना, साइन जीरो जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यूनिट फैक्टर एन। देखिए अगर 90 की कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो आपका ये बन जाएगा। सेम अगर आपने साइन थीटा एंगल निकालना है तो एंगल का क्या हो जाएगा, देयर क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस प्रोडक्ट का भी आपको बाद में जो सोल्व करना पड़ेगा, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप एंगल निकालना चाह रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के की फॉर्म में आएगी, तो इसीलिए ये मॉडुलस लगाना मत भूलना आप। चलिए जी, तो ये आपका साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए x1i प्लस y1j प्लस z1k, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b x2i प्लस y2j प्लस z2k। कह रहा है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, a क्रॉस b। a क्रॉस b आप निकालने के लिए जैसे आप डिटर्मिनेंट चैप्टर में करते थे, सबसे ऊपर मेंशन कर देंगे पहली रो में i j k, और फिर मेंशन कर देंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। वही आपका सोल्व करने का तरीका वही है, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सोल्व कर लें आपका आंसर आ जाए। तो ए क्रॉस बी निकालने का ये मेथड है आपका। हाँ ये ध्यान रख लेना, जैसे हमने कहा कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, अब आप कहीं से भी शुरू कर लो, जैसे आई जे के डायरेक्शन बनाओ, अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते हैं आई क्रॉस जे तो आपका आंसर आ जाएगा के। अगर आप चलेंगे जे क्रॉस आई, नेचुरली अभी आपको बताया उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज, माइनस के। सेम जे के बाद आपका के लाइन में आएगा आई जे के, तो आंसर जे क्रॉस के आई। अगर आप उल्टा कर देते हैं के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। तो ये आपने एक चीजों का ये भी ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स पे क्वेश्चंस। तो मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने लगी हूँ। अगर मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 का आता है, और 2 और 3 में ही मिलेगा आपको वेक्टर। मान लो आपको वेक्टर ए की वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए 2i माइनस 7j प्लस माइनस 3k। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैंने सारे मेंशन करे और आपके साथ ही सोल्व करने लगी हूँ। जैसे मुझे कहता है फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना। निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप सिंपली ऐड करेंगे 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका आंसर आ गया 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 4 62। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये कहता है डिफरेंट वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड। आपने अपनी तरफ से एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड तो यही हो लेकिन इस गिवन वेक्टर से डिफरेंट हो। तो चलिए मेंशन कर देते हैं। अब ये मेरे को यहाँ दे रखा है 2 7 3, मैं इनको चेंज कर देती हूँ। वेक्टर बी 7i माइनस 2j माइनस 3k, या प्लस भी 3k कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, आप डायरेक्शन चेंज कर दो और इनको कंपोनेंट्स को उल्टा पुल्टा कर दो। आंसर में 7 2 3 जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे यही मैग्नीट्यूड ही आपका है। चलिए जी नेक्स्ट। अब मुझे एक और वेक्टर लिखना है, डिफरेंट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और वेक्टर डिफरेंट होना चाहिए। चलिए जी, अब डायरेक्शन सेम मतलब अगर आपका आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, जे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए और के नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए। बाकी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं लिख लूं 3i 4j 5k। अब ये एक वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस गिवन वेक्टर ए की डायरेक्शन में आपने एक और वेक्टर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, स्केलर कंपोनेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था स्केलर कंपोनेंट सिंपली i j k को छोड़ दो, 2 7 3, दिस इज स्केलर कंपोनेंट्स। और ये ब्रैकेट नहीं भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बुक्स में आपको ऐसे मेंशन होगा तो आप ये ब्रैकेट्स में इनको मेंशन कर सकते हो। वेक्टर कंपोनेंट वो होते हैं जिनके साथ डायरेक्शन होती है, तो इनके साथ i j k लगा दो। मैं माइनस लगाना भूल गई थी तो माइनस के साथ ही मेंशन होना, तो माइनस के साथ ही मेंशन करेंगे। तो जो डायरेक्शन है डायरेक्शन के साथ मेंशन करा, स्केलर क्वांटिटीज में i j k को हटा दिया, वेक्टर क्वांटिटीज में i j k को लगा दिया। यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना हो, अगेन रिप्रेजेंटिंग बाय a कैप, दिस इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर आपको गिवन जो है आपने वही मेंशन किया, 2i माइनस 7j माइनस 3k। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपने निकाला हुआ है √62। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अब क्या कह रहा है, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 8। अब ऐसा वेक्टर मेंशन करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8। अब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। आपने ये वेक्टर तो मन निकाला ही हुआ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। आपको वो वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8। तो जो आपने यूनिट वेक्टर बनाया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 8 की जगह कोई भी लिख सकता है, किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने को कह सकता है मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड 7, मैग्नीट्यूड 13। तो जो कहेगा यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसकी डिमांड है। डायरेक्शन रेशियोज जो आपको वेक्टर दे रखा है, डायरेक्शन रेशियो सिंपली जो क्वांटिटीज दे रखी हैं वही क्वांटिटीज आपकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज जो दे रखी हैं डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपको डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए कहता है तो इन सबको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो यूनिट वेक्टर आपका क्या था ये, इसके डायरेक्शन को साइंस, इसको चेंज कर दो तो हो जाएगा 2√62 माइनस 7√62 माइनस 3√62। जब हम एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं तो उसकी स्केलर क्वांटिटीज को कहते हैं डायरेक्शन को साइंस, और जो वेक्टर हमें गिवन होता है वो हमें डायरेक्शन रेशियोज देता है। यूनिट वेक्टर की स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन को साइंस देती हैं। अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज बनती हैं उसको क्या कहते हैं डायरेक्शन को साइंस। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्कर में आते हैं। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपको सब में डिफरेंस दिखा दिया कि क्या दे रखा हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें मैंने अब एक वेक्टर पे क्वेश्चन कराया, हमें एक दे रखा था पॉइंट, अब 2 पे भी कराए, अब ये 3। हमें एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उनकी हमें पॉइंट्स दे दिए, ये पॉइंट है हमें। तो अब हमें कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे करने आ सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो कहता है एक वेक्टर बनाना है आपने, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आपने वेक्टर तैयार करना है, करिए 2 माइनस 4। तो आप सिंपली 2 माइनस 4 सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे, तो मैं ये सिंपली ऐसे ही मेंशन कर देती हूँ। 0 माइनस माइनस प्लस 1 जे 4 माइनस 3 के। मुझे ए बी वेक्टर प्रिपेयर करना था, ऐसे ही मैं बी सी भी हो सकता है, ऐसे सी ए भी हो सकता है, बी सी में सी माइनस बी, सी ए में ए माइनस सी, जैसा कहता है वैसा मेंशन कर दो। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ वेक्टर ए बी प्रिपेयर किया। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड निकाल दो। सिंपली मैग्नीट्यूड को आपको आता है 2 माइनस 4 2, माइनस 2 का स्क्वायर भी 2 होता है, 2 का स्क्वायर भी 2 होता है। सिंपली विदाउट सिंबल भी आप लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 4 5 और 6, दिस इज 6 मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड, चलिए जी यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी की वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना था, आपने ए बी प्रिपेयर कर लिया। इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए माइनस 2i प्लस जे 4 माइनस 3 1k डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड √6। देखो आपने मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने यूनिट वेक्टर बना दिया ए बी लाइन का, तो ए बी का हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आपने सिंपली -2 अपॉन √6 यूनिट वेक्टर आपने बनाया हुआ है 1/√6। अदरवाइज डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले यूनिट वेक्टर बना लेते, अब ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया। ये हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। एंगल विच ए बी मेक्स विद एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है। अब आपने ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए, इट मींस cos अल्फा एक्स एक्सिस के साथ -2/√6, therefore अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/√6। Similarly, beta is equal to cos inverse 1/√6.
एंड गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6। देखो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, हम एंगल मेजर करते हैं एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ। तो एक मैंने बताया कॉस अल्फा को इससे कंपेयर किया, कॉस इधर लिया है, अल्फा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स -2/√6। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6, गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6। चलिए जी, अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? तो आपने कोलिनियर के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी सी फाइंड आउट करना है। दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर है, नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। ये आपकी कोलिनियर की कंडीशन है, इंप्लीमेंट हो जाए तो कोलिनियर, नहीं तो नॉट कोलिनियर। सिंपल। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो आपने क्या करना है उस वेक्टर के लिए सिंपली आई जे के मेंशन करेंगे और ए और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। 4 - 1 3 2 0 4, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो। ये आपके दो वेक्टर्स हैं, इस पे ये थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली। चलिए जी, नेक्स्ट पूछा जाए इज दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ये वर्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हैं? तो आपने अगेन ए बी फाइंड आउट करा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, बी सी फाइंड आउट किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, और फिर ए सी फाइंड आउट करके उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो यस, और अगर तीनों इक्वल नहीं आते हैं, आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है, अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो आप लिख दोगे यस, नहीं तो नो। सेम ऐसे ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इक्विलेटरल की जगह अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो दो इक्वल होने चाहिए, तो आपसे वो पूछा भी जा सकता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन को इंप्लीमेंट किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल की कंडीशन क्या कहती है कि दो का सम, मान लो दो का सम ए बी प्लस बी सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं ए सी के इक्वल आ जाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्सेस को इंप्लीमेंट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर देंगे। अब आपको एंगल निकालने को कहता है, तो एंगल निकालने के लिए अगर आपको एंगल बी कहता है तो आप बी से एक बार बी ए निकालो, एक बार बी सी निकालो, दोनों के डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो। सिंपल। आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला करा था, कॉस थीटा का फॉर्मूला यही था, डॉट प्रोडक्ट दोनों की अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। पर ये ध्यान रख लेना, एंगल बी कहता है तो बी से स्टार्ट करना है, एंगल सी कहता है तो सी ए और सी बी हो जाएगा, एंगल ए कहता है तो ए बी और ए सी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखोगे, कुछ माइनस सिंबल की गड़बड़ आ जाएगी आपकी, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं अगर आपको वेक्टर 3 दे रखे हैं तो। अब कुछ क्वेश्चन हम क्रॉस प्रोडक्ट पे करते हैं और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 5, ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। हर वेक्टर बाकी दो के सम पे परपेंडिकुलर है। देखिए गिवन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। हर वेक्टर बाकी दोनों पे के सम पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू 0, वेक्टर बी डॉट सी प्लस ए इक्वल टू 0, वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने मेंशन किया, मुझे वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मुझे ये वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, इस पे अपने आप से एक स्क्वायर लगाया और मुझे इसका फॉर्मूला पता था कि मैं इसी क्वांटिटी को a प्लस बी प्लस सी को यूनिट डॉट प्रोडक्ट कर दूं इसी के साथ, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला पता है मुझे, मैंने आपको कराया था a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालना था, मैंने स्क्वायर किया, तो मैंने ये स्क्वायर के साथ आपको अपने आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको ओपन कर दिया। अब मैंने क्या किया, a डॉट a प्लस ए को बाकी दोनों के साथ कर दिया, सेम के साथ किया और बाकी दोनों के सम के साथ कर लिया नेचुरली। सेम बी को किया, बी को बी के साथ किया डॉट प्रोडक्ट और बी को बाकी दोनों के सम के साथ कर दिया ए प्लस सी। सिमिलरली सी को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट दी और सी को बाकी दोनों के सम के साथ इकट्ठी कर दी, ओपन नहीं की। तो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे ये 0 गिवन है, मुझे ये 0 गिवन है, मुझे ये 0 गिवन है,
तो ये मेरे को 0 गिवन थे, इनकी जगह आप 0 मेंशन कर दो। बाकी आपके पास जो वैल्यू आई तो आप यहाँ शुरू करें, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड c स्क्वायर और वैल्यू मेंशन कर दो। a की 3, 4 एंड 5, 3 square, 4 square and 5 square. This is 9, 16 plus 25. Simply you have to add, you will get the answer 50. So simple questions are like this. चलिए नोट डाउन करिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। पहली तो कंडीशन तो दे रखी है कि यूनिट वेक्टर्स हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपका सिस्टम ही राइट हैंडेड सिस्टम यही होता है कि तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। अल्फा की वैल्यू ये गिवन है, बीटा की वैल्यू ये गिवन है। कह रहा है यू हैव टू एक्सप्रेस बीटा, आपको बीटा एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। देखिए बीटा 1 प्लस बीटा 2, यहां से एक वैल्यू फाइंड आउट कर दें, एक यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर दें, एक इस कंडीशन से आप रिप्रेजेंट कर दें कुछ। देखो बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, तो मैंने पर पैरेलल की कंडीशन लगाई, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा। चलिए जी, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, इट मींस बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां से परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई। अब यहां से मैंने बीटा 2 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मुझे बीटा 2 फाइंड आउट करना है, निकालना है बीटा 1 और बीटा 2, तो यहां से मैंने बीटा 2 की वैल्यू निकाली। अब मेरे पास है बीटा 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को फाइंड आउट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ अल्फा की वैल्यू डाली 3i माइनस जे। देखो बीटा 1 आ गया। अब बीटा 2 निकालने के लिए मैंने कंडीशन मेरे को दे रखी है, बीटा मुझे गिवन है 2i प्लस जे माइनस 3k, इसमें से माइनस करना है बीटा 1 लैम्डा टाइम्स 3i माइनस जे। सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3k। देखिए 2, इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने सोल्व कर दिया 2 माइनस 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस 3k, क्योंकि k के साथ कंपोनेंट है नहीं है, तो ये मेरे पास बीटा 2 आ गया। अब मेरी कंडीशन कहती है कि बीटा 2 और अल्फा की डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू अल्फा 3 प्लस i 1 प्लस लैम्डा, जे के साथ कंपोनेंट -1, के के साथ है नहीं है तो 0 तो हो ही जाना है, तो अगला 0 ही मेंशन किया, दिस इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5/10 1/2। देखो अब ये लैम्डा की वैल्यू आपने मेंशन कर देनी है बीटा 1 में और बीटा 2 में। दिस इंप्लाइज देयरफॉर बीटा 1 इज इक्वल टू, करिए मेंशन, लैम्डा की जगह 1/2, दिस इज 3/2i माइनस 1/2 जे। सिंपली अब आपको फाइंड आउट करना है बीटा 2, अब यहाँ भी मेंशन कर दो वैल्यू, देयरफॉर बीटा 2 इज इक्वल टू 1/2 मेंशन करिए, 3/2 4 माइनस 3 1/2 i, यहाँ मेंशन करिए 3/2 जे, यहाँ मेंशन लैम्डा है नहीं है, सो आंसर इज 3k, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। वेक्टर चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए गए हैं। कुछ भी इससे ज्यादा लगे जरूर मेंशन करिए, मैं आपके साथ में फिर आऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये आज आपका चैप्टर वेक्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आप सिमिलर क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। 7 और 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो पूरे मार्क्स आपके इसमें आएंगे। आउट ऑफ 7 है तो 7 और 8 जैसा भी पेपर में मेंशन होगा। तो 3D इसी पे डिपेंडेंट है नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ईजी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज के लिए थैंक यू।